नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पहलगाम में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर का अब प्रमोशन कर दिया गया है, या यूं भी आप कह सकते हैं कि भारत से हार का एक तरीके से उसको रिवार्ड मिला है, उसका इनाम मिला है उसको, और असीम मुनीर को अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने फैसला लिया और असीम मुनीर को अब फील्ड मार्शल का दर्जा मिल गया है। आप खुद सोचिए कि एक ऐसी फौज जिसने के भी हाल में ही भारत के हाथों करारी शिकस्त झेली है, उसके मुखिया को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, इसके मायने क्या हो सकते हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उसका प्रमोशन एक तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रहा है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में असीम मुनीर की ये बढ़ती हुई ताकत शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। चाहे सच जो भी हो या ये जिस तरफ जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के लोगों में या पाकिस्तान की सरकार इस हार को किस तरीके से वहां भुना रही है। आप जरा देखिए कि पाकिस्तानी फौज की हार के लिए जो जिम्मेदार शख्स है, उसको अब प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में अब तक सामने आ चुकी कई ऐसी बातें हैं जो आपको चौंका देगी, जो सवाल उठा रही है कि क्या ज्योति ही पंजाब और हरियाणा में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क की किंगपिन थी, या ज्योति अपने मासूम चेहरे और ट्रैवल ब्लॉग की आड़ लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए एक बड़ा स्पाई नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई थी। ये सारे सवाल उठ रहे हैं ज्योति से पूछताछ के बाद। पिछले एक हफ्ते में पंजाब हरियाणा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 12 संदिग्ध लोग पकड़े जा चुके हैं और इनमें कईयों के तार घूमकर दानिश नाम के उसी पाकिस्तानी शख्स तक पहुंच रहे हैं जिससे ज्योति की नजदीकियां थी और जो पहलगाम टेरर अटैक से पहले तक दिल्ली में पाक हाई कमीशन में तैनात था। बड़ी चुनौती जासूसी की उन कड़ियों को जोड़ने की है, उनके तह तक पहुंचने की है जो ज्योति और दानिश से होते हुए पाकिस्तान से जुड़ती है। और इसके लिए एनआईए, आईबी और साइबर क्राइम यूनिट एक साथ मिलकर काम कर रही है और इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। यह पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी आईएसआई के हैंडलर के साथ ज्योति का वो व्हाट्सएप चैट है जिसे उसने अपने मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट कर दिया था और इस चैट में अली हसन नाम का एक आईएसआई हैंडलर ज्योति से कैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहा है, ज्योति को कैसे निर्देश दे रहा है कि उसे क्या करना है और ज्योति कैसे उसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, यह सब कुछ साफ साफ उसमें समझ में आता है। और उस चैट में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तानी दानिश ने ज्योति को ही क्यों टारगेट किया और ज्योति इस लेवल तक जाकर देश की सुरक्षा से जुड़ी सेंसिटिव जानकारियां पाकिस्तानी अफसरों को देने के लिए क्यों राजी हो गई। यह वो सवाल है जिस पर आगे हम पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले वो जरा देखिए कि वो चैट क्या है जिसमें कि ज्योति और आईएसआई के अफसर अली हसन के बीच बातचीत हो रही है। तो अली हसन जो कि आईएसआई का अधिकारी है, वो पूछ रहा है कि जब आप अटारी गए तो वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था। यह सवाल किया अली हसन ने। उसके जवाब में ज्योति ने क्या कहा, ज्योति मल्होत्रा कहती है कि किसको मिला, मुझे तो नहीं मिला। उसके जवाब में अली हसन फिर लिखता है कि मतलब कोई अंडर कवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर आपको कैसे निकालना था या उसको कैसे अंदर आना था, इट्स माय मैटर, लेकिन उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था आपने और रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो इस पर। यह बात कही जा रही है
दूसरी तरफ से आईएसआई हैंडलर की तरफ से। इसके जवाब में ज्योति मल्होत्रा कहती है कि नहीं, इतने पागल नहीं थे वो। अभी आप इस बात को समझिए कि वो किसके बारे में बात कर रही है। वो कौन दो लोग थे जिनको ला करके गुरुद्वारे में बिठाने की बात हो रही है, और वो कौन लोग थे जो अंडरकवर एजेंट के तौर पे ज्योति को प्रोटोकॉल देने वाले थे। और ये सारी बातें ऐसी है, इससे साबित होता है कि जो आईएसआई के साथ ज्योति का जो रिश्ता था वो किस लेवल का था। और जो दो लोगों की खास तौर पे बात हो रही है कि उनको लाकर आपको गुरुद्वारे के अंदर बिठा देना चाहिए था, क्या अब सवाल ये उठता है कि वो दो लोग ज्योति के रिक्रूट किए हुए दूसरे स्पाई थे जिनको ज्योति वहां लेकर गई थी, और जिनसे आईएसआई जो हैंडलर है वो किसी और से मिलवाने की बात कर रहा है उनको। ये सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब ज्योति से और ज्यादा पूछताछ होगी। और ये सारे जो मैसेज हैं इसका मतलब क्या है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो ये चैट 2024 का बताया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ज्योति को बाघा अटारी बॉर्डर और करतारपुर साहिब में भारत की तरफ से वीआईपी मूवमेंट और अंडरकवर एजेंट की जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया था। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ज्योति 2023 में बैसाखी के मौके पर अकेले पाकिस्तान गई, और उसके बाद दो और मौकों पर भारत की तरफ से करतारपुर गए उन जत्थों के साथ गई जिसमें कि 200 की संख्या में लोग थे। अब ये जो पाकिस्तानी दौरे हो रहे थे ज्योति के, उसका मतलब क्या था, मकसद क्या था, वहां जाकर वो किससे मिलती थी, क्या बातचीत होती थी, क्या सूचनाएं शेयर किया इस दौरान ज्योति ने, ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे बिंदु है जिस पर कि सुरक्षा एजेंसियां ज्योति से सवाल जवाब कर रही हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इस हद तक खुलकर ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को तैयार कैसे हो गई। तो इस बारे में यह पता चल रहा है कि इसके पीछे इमोशन और प्यार का हनी ट्रैप तो था ही, इसमें मनी ट्रैप भी था। और यह जाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बहुत सावधानी से बुनती है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां अपने टारगेट को बहुत जांच पड़ताल करके चुनती है। स्पाई एसेट बनाने के लिए वो ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को टारगेट करते हैं जिनका फैमिली और सोशल लाइफ कम हो और जो जरूरतमंद भी हो। और पाकिस्तान के लिए वीजा लगवाने के लिए आने वाली ऐसी ही लड़कियों और महिलाओं को दानिश टारगेट किया करता था। और अभी तक जो ज्योति के बारे में जानकारी मिली है कि ज्योति के परिवार में ज्योति की मां नहीं है, उनका बहुत साल पहले उनका इंतकाल हो गया, और ज्योति के परिवार में न उसका कोई भाई है, न कोई उसकी बहन है, और न ही दूर के जो रिश्तेदार हैं उससे कोई उसका बहुत ज्यादा लेना देना है। यानी कि फैमिली लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। एक पिता है और एक चाचा हैं जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं बताई जाती। तो यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो ज्योति का जो परिवार था, उसकी जो पारिवारिक जिंदगी थी वो बहुत छोटी थी, और उसमें बहुत सारे लोग नहीं थे। ऐसे लोग खुफिया एजेंसियों में काम करने के लिए ज्यादा मुफीद माने जाते हैं क्योंकि इनसे सूचनाओं के लीक होने का खतरा नहीं रहता। हमारे रिपोर्टर ने जब ज्योति के मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत की, पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता लगा कि ज्योति वहां ज्यादा लोगों से मिलती जुलती भी नहीं थी। वो सुबह निकलती थी और रात के 8 बजे लौट कर आती थी। वो आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा मेल जोल नहीं रखती, यानी कि उसकी सोशल लाइफ भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी, बहुत कम थी। ये सब बताता है कि ज्योति को आखिर क्यों दानिश ने टारगेट किया। क्योंकि जब आप वीजा के लिए जाते हैं तो अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां आप जो है ऑफिस में शेयर करते हैं जहां वीजा लगवाने जाते हैं, और वहां से वो अपने निशाने को, वो अपने टारगेट को चुन लेता था कि किसको फंसाना है अपने स्पाई के जाल में। तो इस तरीके से ज्योति को फंसाया गया। फिर ज्योति की जो एक तरीके से आर्थिक पृष्ठभूमि थी वो भी कमजोर थी। इसलिए यह बात मालूम थी दानिश को कि अगर ज्योति को टारगेट करता है तो उसे इमोशनली भी वो ब्लैकमेल कर सकता है, और उसे पैसे का प्रलोभन देकर भी आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। इसी तरीके से अब तक की जो जांच हुई है उसमें ज्योति मल्होत्रा की तरह 2 और महिलाओं का नाम सामने आया है। उसमें गजाला और बानू नसरीना, इन दोनों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें से पाक हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश ने जो है इनको एक बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के तहत फंसाया था, और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जासूसी के जाल का हिस्सा बना लिया। प्यार का झांसा, शादी का झांसा,
और ऐशो आराम से जीने का झांसा। ज्योति मल्होत्रा ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने अभी पूरी तरीके से मुंह नहीं खोला है, लेकिन गजाला जो है वो सारा राज उगल चुकी है। और गजाला ने जो बात बताई है उससे बात पता चली है कि कैसे जो दानिश था और जो आईएसआई का पूरा नेटवर्क था वो कैसे इन महिलाओं को झांसे में लेकर उसे जासूसी के काम में लगाया, और किस तरीके से उसमें इमोशनल ब्लैकमेल भी था, उसमें शादी का झांसा था, प्यार का झांसा तो था ही, साथ ही साथ उसमें आर्थिक रूप से उनको मदद करने का भी उन्होंने पूरा प्रबंध किया हुआ था, और जिसकी वजह से ये सारी महिलाएं उनके लिए काम कर रही थी। पहलगाम टेरर अटैक से पहले तक दिल्ली में वीजा डेस्क पर तैनात पाक हाई कमीशन का अफसर दानिश, जिससे ज्योति की नजदीकियों की बात सामने आ चुकी है, उसी ने गजाला को भी फांसा था और उसे पाकिस्तानी जासूस बनाया था। गजाला 32 साल की है और एक तरीके से कम उम्र में वो वैधव्य हो गया, उसका विधवा हो गई, और पंजाब के मलेर कोटला में उसकी ससुराल है और मायके पाकिस्तान में। और कहा जा रहा है कि कोविड के दौरान उसके पति की मौत हो गई और जिसके बाद ही उसकी आर्थिक हालत भी बिगड़ती चली गई। और दानिश जब उससे दिल्ली में मिला, पाक एम्बेसी में, जब वहां पाकिस्तान के लिए वीजा एप्लीकेशन देनी गई थी, तब उसने गजाला की हालत को भांप लिया और अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और फिर मैसेज और बातचीत के जरिए गजाला को इमोशनली वो ब्लैकमेल करने लगा। उससे शादी का वादा किया और उसको पैसे भेजने शुरू कर दिए। दानिश के प्यार में गजाला जब बुरी तरह फंस गई, उसके बाद उसने जासूसी के काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और गजाला वही करती थी जो दानिश कहता था। ये अभी आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये गजाला का एक पासपोर्ट दिखा रहे हैं और उसका वीजा, और उस वीजा में तारिक जावेद वीजा अटैची जो था हाई कमीशन में पाकिस्तान का, उसमें उसके सिग्नेचर हैं और उसमें मुहर लगी हुई। और इस वीजा को देने से पहले ही दानिश गजाला को जासूसी के धंधे में लगा चुका था, यानी कि वो ऐसे लोगों को पहचान कर लेता था जिससे पाकिस्तानी वीजा की जरूरत होती थी या जिसे आर्थिक मदद की जरूरत होती थी, उनको आर्थिक मदद देकर, उन्हें वीजा का झांसा देकर, प्रलोभन देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। सूत्रों के मुताबिक गजाला ने पूछताछ में बताया कि दानिश ने उससे कहा था कि तुम लाहौर चली जाओ और वहां हम शादी कर लेंगे, वहां मेरे रिश्तेदार का कपड़े का बड़ा कारोबार है और तुम्हें उसी बिजनेस में सेट कर देंगे। उसने मुझे यहां खर्च के लिए 20,000 रुपए भी भिजवाए थे और उसने दिल्ली से मेरे नंबर पर कुछ पेमेंट भी किए थे जब मैंने उसे QR कोड भेजा था तब। और जो छोटी मोटी शॉपिंग उसने की थी उसके QR कोड वो दानिश को भेज देती थी, जिसका पेमेंट दानिश कर दिया करता था। और इन्हीं 20,000 रुपयों से एक तरीके से का जो शुरुआती प्रलोभन था, जिसकी वजह से जो गजाला है वो दानिश के झांसे में आ गई। गजाला ने यह भी बताया कि इसी दौरान दानिश ने यह भी उससे पूछा कि पंजाब में आर्मी से जुड़ी क्या जानकारी तुम्हारे पास है, और अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो क्या तुम्हें हमारे लिए अरेंज कर सकती हो। और यहां से एक तरीके से दानिश के स्पाई नेटवर्क, जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनने की शुरुआत हो गई गजाला के लिए। दानिश के झांसे में आकर गजाला ने पंजाब में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी तैयारियों की खुफिया जानकारियां जुटानी शुरू कर दी, और पिछले कुछ महीनों में उसने कई संवेदनशील खुफिया जानकारियां दानिश से साझा की थी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के स्लीपर सेल और ऑपरेटिव्स का ठिकाना जब खंगालना शुरू किया, तो सबसे पहले 11 मई को गजाला शिकंजे में आई, और वहीं से राज खुला कि दानिश कैसे भारत में जासूसी को अंजाम दे रहा है, और सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI को लाहौर और रावलपिंडी भेज रहा है। इसी के बाद दानिश के लिंक को और खंगाला गया तो ज्योति मल्होत्रा का चेहरा बेनकाब हो गया। ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए वो पाकिस्तान और चीन से सटे भारत के सरहदी इलाकों के चक्कर बार बार क्यों लगा रही थी, इसका खेल भी इसी के बाद खुला। ज्योति ने पाकिस्तान की सीमा से लगे जम्मू कश्मीर, राजस्थान
पंजाब के बॉर्डर इलाके, इन सारे इलाकों में कई जगहों पर जाकर उसने कई दिनों तक डेरा डाला और वहां से कई ट्रैवल ब्लॉग बनाए और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया। तो यहां पर एक नया तरीका समझ में आया है खुफिया एजेंसियों को कि किस तरीके से स्पाइंग की जा रही थी कि ज्योति यहां बॉर्डर इलाके में जाकर ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करती थी जिसमें कि कई सेंसिटिव जानकारियां होती थी और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती थी, जिसे बाद में आईएसआई और पाकिस्तानी फौज डाउनलोड कर लेती थी, उसे देख लेती थी। ज्योति ने इसी तरीके से असम, अरुणाचल और नागालैंड बॉर्डर पर भी जाकर कई ट्रैवल ब्लॉग बनाए और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसको चीन में एक्सेस किया गया, उसे चीन में डाउनलोड करके देखा गया कि उसमें क्या जानकारी मुहैया कराई है ज्योति ने। आप सोचिए कि किस तरीके से एक ट्रैवल ब्लॉगिंग के आड़ में ज्योति चीन और पाकिस्तान को भारत के बारे में बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करा रही थी। ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर ऐसा करना देश से गद्दारी है। ये जानते हुए, अंजाम की परवाह किए बगैर आखिर ज्योति ये सब कुछ क्यों किए जा रही थी, ये भी सवाल है। और जो रिपोर्ट्स छप रही हैं और जो बातें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ज्योति दानिश के इमोशनल झांसे में बुरी तरह फंस गई। जैसे दानिश ने गजाला से नजदीकियां बढ़ाई, उसे शादी और ऐशो आराम की जिंदगी का सपना दिखाया, ज्योति के साथ भी उसने वही किया, लेकिन एकदम अलग तरीके से। ज्योति का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। वो 33 साल की हो चुकी है, ज्योति की उम्र 33 साल की हो चुकी है। हालांकि अभी तक ज्योति की शादी नहीं हुई थी। कोविड में ज्योति की जो नौकरी थी वो भी छूट गई थी और उसके बाद परिवार चलाने के लिए उसने ट्रैवल ब्लॉगिंग का काम शुरू किया था। आर्थिक परेशानियां, तंगहाली झेलनी पड़ रही थी और इसी दौरान पाकिस्तान पर ब्लॉग बनाने का आइडिया किसी ने उसे दिया। और फिर जब ज्योति ट्रैवल वीजा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंची तब पहली बार दानिश की मुलाकात ज्योति की इसी एम्बेसी में और बाद में ये जो मेल जोल है वो नजदीकियों में तब्दील होती चली गई। दानिश ने उससे बातचीत की शुरुआत की और उसे स्पेशल फील कराना शुरू किया, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के इफ्तार में स्पेशल गेस्ट के तौर पर उसे बुलाया गया। ये जो आप तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे, या आपने देखा भी होगा, ये जो अभी आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी इफ्तार का है। आप सोचिए, एक मामूली यूट्यूबर, एक ट्रैवल ब्लॉगर, तब उस समय ज्योति के आज की तारीख में उसके 4.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जिस समय का वीडियो है या जिस समय दानिश की मुलाकात ज्योति से पहली बार हुई थी उस समय वो और भी उसके और भी बहुत कम फॉलोअर थे और यूट्यूबर के तौर पर उसकी पहचान नहीं के बराबर थी। तब दानिश ने उसे, जो हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया ताकि वो स्पेशल फील करे, ताकि उसे लगे कि पाकिस्तान के लोग उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं, ताकि उसे लगे कि दानिश उससे कितना प्यार करता है। और इस इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान के रसूखदारों, पाक फौज के अफसरों और खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों से उसकी मुलाकात करवाई गई। मरियम नवाज जैसी पाकिस्तान की बड़ी नेताओं तक उसकी पहुंच बना दी गई। जब वो करतारपुर कॉरिडोर गई और जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गई तो वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री की भतीजी और पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी और खुद भी इतनी बड़ी नेता हैं मरियम नवाज, उससे उस तक एक मामूली यूट्यूबर की पहचान कराई गई। क्या ये मामूली बात थी? ये सिर्फ उसी जो झांसेबाजी का हिस्सा था जिसके तहत ज्योति को फंसाया गया, उसे ये बताकर कि अगर वो पाकिस्तानी या यूं कहे कि दानिश के लिए काम करती रहेगी तो उसका रसूख इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो ज्योति का जासूसी का जो पूरा चेहरा है वो अब सामने आ चुका है। उसकी ट्रैवल ब्लॉगिंग के जरिए जो उसने स्पाइंग की, जो जासूसी की, वो सारे राज धीरे धीरे फाश हो रहे हैं, खुल रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और बाली, इंडोनेशिया में ही बाली जैसे इलाकों में वो गई
और इन देशों में जो वो जिन लोगों से मिली, जैसे लोगों से उसकी मुलाकात करवाई गई हो, इसकी भी अब पड़ताल की जा रही कि इन सारे देशों में जाने का मकसद क्या था। कहने को तो ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पे वहां गई थी, लेकिन वहां जिस तरीके से वहां अलग अलग लोगों से मिली, वो सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए नहीं था, बल्कि उसमें जासूसी का एंगल भी शामिल था। और इसीलिए उससे पूछताछ में इस सब पर बात हो रही। और सबसे चौंकाने वाला राज जो ज्योति के केरल के ट्रैवल ब्लॉगिंग से खुला है, उसको जरा समझिए। ज्योति ने केरल में उन जगहों की ट्रैवल ब्लॉगिंग की, और खास तौर से की जिसके आसपास आईएसआईएस से लिंक रखने वाले संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। और यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या दानिश के प्यार में फंसकर ज्योति आतंकी नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट हो चुकी थी? यह वो सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। और अब तक की जांच की अगर बात करें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े ऐसे कई नाम सामने आ चुके हैं जिससे ज्योति लगातार मिलती रही, जो उसके पाकिस्तान और दूसरे देशों के दौरे के समय उसके लिए पूरे ऐशो आराम का इंतजाम करते थे। उसका जो पूरा सफर है वो ऐशो आराम से कटे, और उसका जो स्टे है उसमें वो आलीशान हो और उसमें किसी तरह की कमी नहीं हो, इसका पूरा इंतजाम ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करती थी। और ये जो तस्वीरें अभी इस समय आप देख रहे हैं जो उसने ट्रैवल ब्लॉगिंग के दौरान बनाई, ये सारे उन्हीं सारे जो कंटेंट है उसी का हिस्सा है। इसमें दानिश के अलावा अली अहवान, अली हसन, शाकिर और राना शहबाज जैसे नाम शामिल हैं, जो आईएसआई के बड़े हैंडलर हैं और पाकिस्तानी फौज के करीबी माने जाते हैं। ये सारे लोग मिलकर एक तरीके से ज्योति को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ज्योति उनके लिए एक बड़ा एसेट थी। और वो बड़ा एसेट इसलिए थी क्योंकि उसकी पहचान एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पे बड़ी होती जा रही थी, और ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में उसका एक्सेस, उसकी पहुंच वैसे इलाकों में थी जहां पर कि अमूमन आम लोग नहीं पहुंच पाते। और ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर, वीडियो बनाने के नाम पर वो आसानी से वो ऐसे इलाकों में जाकर उसकी पड़ताल कर वहां की वीडियो निकालकर वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को मुहैया करा सकती थी, जो कि एक दूसरे स्पाई के लिए मुश्किल होता। तो ज्योति का ब्लॉग देखकर ये साफ समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान के हनी ट्रैप और मनी ट्रैप के इसी तामझाम में वो फंसती चली गई, और दानिश की नजदीकियों ने उसे वो सब कुछ करने को मजबूर कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि शहबाज ने अब की बार बलूचिस्तान की बोली कहां और कितने में लगाई है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख चौंकाने वाला रहा है। कल तक जो लोग ये मानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी मित्रता है, दोनों के संबंधों में गर्मजोशी है और ट्रंप आगे बढ़ चढ़कर भारत का साथ देंगे, तो ऐसी उम्मीदों को ट्रंप ने अपने बयानों से बहुत पहले तोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम किसी के आसरे नहीं बैठे, और हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और पहले अमेरिका का हित सोचें। लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप की हमदर्दी को लेकर अब जिस किस्म के खुलासे हो रहे हैं, उससे यह जाहिर हो रहा है कि असल में खेल कुछ और है, और शायद ट्रंप अपने देश अमेरिका के फायदे से ज्यादा अपना फायदा देख रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक सीक्रेट डील की कहानी सामने आ रही है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं, उनके करीबी दोस्त जेंट्री बीच ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था, और पाकिस्तान की यात्रा के बाद जब वो अमेरिका लौटे तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तो बहुत शानदार जगह है, और वहां रेयर अर्थ मेटल्स, तेल, गैस और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर के सौदे की संभावनाएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे उद्योगपति भी हैं, और दुनिया के कई देशों में उनकी कंपनी ट्रंप टावर के नाम से आलीशान अपार्टमेंट्स बनाती है। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है पूरी दुनिया में उनका।
तो बेटे के दोस्त जेंट्री बीच ने जब पाकिस्तान से लौटकर बिजनेस को लेकर के अच्छा फीडबैक दिया पाकिस्तान के बारे में, तो बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात ही क्या की जाए, फटे हाल देश। ये तो ऐसा देश है कि रोटी और हथियार के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे के दोस्त की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पूरी पाकिस्तानी सरकार दिन रात जुटी हुई थी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बीच से एक बार नहीं, दो बार मुलाकात की। पहले जनवरी में इस्लामाबाद में, जहां वित्त मंत्री, विदेश मंत्री समेत तमाम कैबिनेट के सदस्य मौजूद थे, और दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान। अब जरा जेंट्री बीच की हिस्ट्री जानिए। यह शख्स 2016 में ट्रंप के कैंपेन के लिए इसने काफी बड़ी रकम जुटाई थी। कहा जाता है कि लाखों डॉलर इसने जुटाए, और जिसके बाद ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में इसकी बहुत अच्छी पैठ हो गई। और आज की तारीख में जेंट्री बीच की ट्रंप सरकार में अच्छा रसूख माना जाता है। ऐसे में यह कोई संयोग नहीं है कि ट्रंप के सामने जेंट्री बीच ने पाकिस्तान का गुणगान किया और ट्रंप पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट होते चले। यह भी संयोग नहीं है कि इसी जेंट्री बीच ने बांग्लादेश और तुर्की का भी दौरा किया था, और इन दोनों देशों बांग्लादेश और तुर्की के लिए भी ट्रंप का स्टैंड अप बदल चुका है। कल तक ट्रंप बांग्लादेश और तुर्की को कोसते थे, आज वही ट्रंप बांग्लादेश को फंड और तुर्की को अमराम मिसाइल दे रहे हैं। और यह भी कोई संयोग नहीं है कि 15 मई को ट्रंप भारत पाकिस्तान विवाद में मध्यस्थ बनने की बात करते हैं, और उधर दूसरी तरफ इसी बीच पाकिस्तान सरकार वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक कंपनी के साथ क्रिप्टो डील करती। और एक कंपनी कौन सी है? यह कंपनी वो है जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। और रही बात रेयर अर्थ मेटल्स की, तो इसका तो नाम सुनते ही ट्रंप की बाछें खिल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में बिजनेस के लिए सबसे शानदार मौका है। और दूसरी बार सत्ता में आते ही ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में क्या कहा था, यह तो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से बेइज्जत किया जेलेंस्की को बुलाकर व्हाइट हाउस में, यह भी दुनिया ने देखा। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स, अपने खनिजों के लिए अमेरिका को खुली छूट देने की बात कही, वैसे ही ट्रंप ढीले पड़ गए। और इसी तरीके का जो डील है वो पाकिस्तान के साथ हुई। और यह भी संयोग नहीं है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के करीबी दोस्त जेंट्री ने पाकिस्तान का दौरा किया, और अप्रैल आते आते ट्रंप ने अपने विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी एरिक मेयर को पाकिस्तान भेज दिया। और एरिक मेयर ने 9 अप्रैल को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से मुलाकात की, और खनिज विकास, व्यापार, सरकार और समाज के बीच साझेदारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की। मेयर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, और इस मुलाकात में शहबाज ने पाकिस्तान को अमेरिकी निवेश के लिए आकर्षक जगह बताई और खनिजों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही। खैर, ट्रंप क्या करते हैं, किससे डील करते हैं, इससे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप अपना बिजनेस देखें, चाहे अपने देश अमेरिका का बिजनेस देखें, यह ट्रंप और अमेरिका का इंटरनल मामला है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो तो उससे हमारा लेना देना बनता है, क्योंकि पड़ोस का मामला है और दुश्मन का भी मामला है। पाकिस्तान चाहे चीन से पैसे ले या अमेरिका से, वो हथियार ही खरीदे और जिहादी फैलाएगा, और उसके निशाने पर इंडिया ही होगा। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को जिस चीज का लालच दिया, रेयर अर्थ मेटल्स की, क्या वो उसके पास है भी, या पेट पालने के लिए पाकिस्तान ने एक और झूठ बोल दिया? और अगर है तो कहां है? कहां है पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स, वो दुर्लभ खनिज जिसके लिए दुनिया में बहुत कम देशों के पास जो है, और जो जिसके पास है आज उसकी एक ताकत है। तो पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान वो इलाका है पाकिस्तान का जिसमें कि इस तरह के खनिजों का बड़ा भंडार है, और जिसकी एक एक इंच जमीन पाकिस्तान पहले ही चीन को एक तरीके से गिरवी रख चुका है। और बदले में चीन से उसने कबाड़ के फाइटर जेट
और डग्गा मार गाड़ियां खरीदी। और इसी बलूचिस्तान में जब पाकिस्तानी सेना के जवान इन चीनी डग्गा मार गाड़ियों में निकलते हैं बलूचियों पर रेड करने के लिए, तो जरा देख लीजिए कि उनका क्या हश्र होता है। बलोच विद्रोही उनका क्या हाल करते हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये चीनी डोंगफेंग आर्मर्ड व्हीकल था और जिसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। उसके परखच्चे उड़ाते हुए ये जो वीडियो है ये बलोचों की ओर से ही शेयर किया गया है। 2021 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसी 300 गाड़ियां मंगाई थी और इसी में सवार होकर बलूचों से लड़ने का उसने सपना देखा। लेकिन बागी बलूच इन्हीं चाइनीज गाड़ियों को पाकिस्तानी सेना का कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के निशाने पर पाकिस्तान के साथ चीन भी है, क्योंकि सीपेक कॉरिडोर के नाम पर, ग्वादर बंदरगाह बनाने के नाम पर चीनियों ने बलूचिस्तान के इस पूरे इलाके पर एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। रोड, एयरपोर्ट सब बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि यहां से माल लूट कर वो बीजिंग ले जा सकें। और पाकिस्तानी इसी में खुश हैं कि कम से कम रोटी और हथियार तो मिल रहे हैं। और अब माना यह जा रहा है कि इसी इलाके के लिए शहबाज ने दूसरा खरीदार भी खोज लिया है, और वो खरीदार कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। बलूचिस्तान में तांबा और सोना, इन दोनों के बहुत विशाल भंडार है, लेकिन इस पर पहला हक बलूचों का नहीं है। ये सारे जो तांबा और सोने के जो खदान हैं वो सब चीन को एक तरीके से लीज आउट कर दिया गया है। पाकिस्तान आज तक इस इलाके में बुनियादी सुविधा नहीं पहुंचा पाया। यहां पानी का संकट है और खनन के लिए तो भारी मात्रा में पानी चाहिए, जो पहले से ही पानी की कमी वाले इस इलाके में एक तरीके से मुश्किलें और बढ़ा सकता है लोगों की। बलूचिस्तान में अमेरिका और ट्रंप के इंटरेस्ट को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वहां बैटरी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रिक से चलने वाली तैयार हो रही है। और इस लिहाज से जिन चीजों से बैटरी बनती है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। लेकिन बात सिर्फ औद्योगिक जरूरत की नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल पावर को भी इसके जरिए समझा जा सकता है, इसके जरिए साधा जा सकता है। चीन अभी इन रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में पूरे ग्लोबल सप्लाई पर उसका कब्जा है। इसका इन सारी चीजों पर वो 69% जो दुर्लभ खनिज हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और 44% तांबा प्रोसेसिंग पर उसका पूरा कब्जा है। आप सोचिए कि अगर दुनिया में कहीं और भी रेयर अर्थ मेटल हो भी रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग चीन में हो रही है। चीन इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है ही, खुद उसके यहां रेयर अर्थ मेटल्स तो है ही। जो नहीं भी हैं या जो बाहर में भी जिसका खनन हो रहा है उसकी भी प्रोसेसिंग चीन में हो रही है। और पूरी दुनिया बहुत हद तक इसके लिए चीन पर निर्भर है। इसके जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन से सौदा किया है कि वो यूक्रेन में ऐसे खनिजों के दोहन पर काम करेगा। और अब उसकी नजर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे। पाकिस्तान के साथ ट्रंप की साझेदारी का एक और मकसद है चीन के दबदबे को कम करना, जबकि पाकिस्तान अपने खनिजों से पैसा कमाना चाहता है। और जैसा कि मैंने बताया, उसे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा चीन से आ रहा है कि अमेरिका से आ रहा है। वो पैसों के लिए दोनों के चरण चूम रहा है। शहबाज ट्रंप के पैरों के भी नीचे हैं और जिनपिंग के भी पैरों के नीचे। और देखिए कि इधर भारत ने जंग में कूटा और उधर शहबाज अपने डिप्टी इशाक डार को लेकर बीजिंग के लिए निकल गए प्लेन से। लेकिन जब इशाक डार ने चीन की धरती पर पांव रखा तो उसका किस तरीके, मैंने अभी जो कहा कि वो जिनपिंग के पैरों के नीचे हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे। तो इशाक डार का कैसे चीन में स्वागत हुआ बीजिंग में, जरा उसकी तस्वीरें देखिए। चीन का एक मंत्री तो छोड़िए, कोई बड़ा अधिकारी भी इशाक डार की अगुवाई करने नहीं आया। पाकिस्तान का विदेश मंत्री ऐसे पहुंचा जैसे कि कोई आम आदमी जाता है। रेड कारपेट तो छोड़िए, कोई नॉर्मल वाला भी चीनियों ने नहीं बिछाया उनकी अगवानी में।
पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को चीनियों ने किसी बंधुआ मजदूर की तरह प्लेन से उतारा और पिकअप टाइप गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया। ऐसा ट्रीटमेंट यह मैसेज देता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है चीन की नजर में। और यही पाकिस्तानी आए दिन चीनियों को चाचा दादा सब बनाए बैठे। लेकिन चीनियों ने जैसा सलूक किया उसके खिलाफ एक लाइन नहीं बोल सकते पाकिस्तानी, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे तो जिनपिंग इनकी पेमेंट भी रुकवा देंगे। पाकिस्तान के भीतर यही अशाक डार की टीम चीन पहुंचने के बाद यह मैसेज भेज रही है कि हमने चीन के साथ एक बहुत शानदार डिफेंस डील की है। चीन पाकिस्तान को सबसे हाई फाई फाइटर जेट देने जा रहा है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि बाजार का एक बुनियादी नियम है और खरीदारी का पहला स्टेप यह होता है कि जो खरीदने जा रहे हैं उसे जांच परख लो, जान लो कि कहीं माल नकली तो नहीं है। क्योंकि इस बार चीन ने पाकिस्तान को जो फाइटर जेट देने का वादा किया है वो चीनियों ने खुद नकल करके बनाया है। बल्कि चीन के जो ज्यादातर फाइटर जेट हैं और ज्यादातर हथियार वो सब नकल करके बनाए गए हैं, कुछ रसिया के, कुछ अमेरिका के। और यही डुप्लीकेट फाइटर जेट अब वो पाकिस्तान को सौंप रहा है। पाकिस्तान में शोर है कि चीन ने उसे 40 J-35A फाइटर जेट देने का वादा किया, लेकिन चीनियों ने खुद ये जेट अमेरिकी फाइटर जेट F-22 और F-35 की नकल करके तैयार किया। और ये नकल भी ऐसी कि पिछले साल अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W. ऑल्विन को यह बोलना पड़ा कि J-35A और F-35 को पास रख कर अगर देखेंगे, अगल बगल रख कर देखें, तो लगता है कि चीन ने F-35 की ब्लूप्रिंट से चुरा ली थी। और यही वजह है कि चीन पर अमेरिकी सैन्य तकनीक चुराने के आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लगते रहे। 2015 में एडवर्ड स्नोडेन ने जो किया, जो दस्तावेज लीक किए, उसमें दावा किया गया था कि चीनी हैकर्स ने F-35 की गोपनीय जानकारी हासिल कर ली थी। तो फाइनल रिजल्ट यह है कि चीन अपनी चोरी का नकली माल पाकिस्तान में पहले भी खपाता रहा है और एक बार फिर से नई खेप देने को तैयार हो गया है। और हिंदुस्तान जंग में पाकिस्तान के चाइनीज जेट्स जैसे कि J-10 को जैसे मिट्टी में मिलाया, J-17 को मार गिराया, तो पाकिस्तान जो है वो रोते रोते चीन के पास पहुंचता है। और पुराना वाला माल तो चला नहीं, अब वो पुराना वाला माल तो लाकर वो बेच नहीं सकता। और अगर वो पुराना वाला माल उसको टिकाए भी तो किस मुंह से टिकाए कि कुछ और J-17 ले जाओ, क्योंकि J-17 तो मार गिराया गया। तो अब उसको नया माल टिका दिया उसने J-35 का, J-35A। लेकिन ये माल कितना टिकेगा, ये कितना चलेगा, ये तो किसी दूसरे युद्ध में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आज बलूचिस्तान में बलूचों के अधिकारों को मारकर और चीन और अमेरिका और खास करके ट्रंप को खुश करने में लगा हुआ है, ये खेल बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। क्योंकि बलूचों को अब ये इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानियों को खदेड़ने का सही समय आ गया है। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।